लिखते हैं भाई चैट में। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ 2 लेक्चर 106। ओके, अच्छा जी, पहले आप निकाल लें टर्म टेस्ट। यहाँ यहीं से मैं शेयर करता हूँ, आपके पास तो होगा नहीं। उसमें जी पहला सवाल है, अब्दुल्ला को कह रहे हो कॉल करें। कॉन्फिडेंस engineering, a sole proprietor, is registered under Sales Tax Act 1990, and CE is engaged in the business of manufacturing and supplying auto parts. Following information is available from CE's record. तो ये परचेज़ है, इस पे 18% लग जाएगा। उसके बाद ये परचेज़ है, ये डेड हो जाएगी। इस सेल के ऊपर 18% लग जाएगा, इस सेल पे 18 जमा 3 लग जाएगा। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, ये जो फ्रॉम होता है ना, फ्रॉम, तो ये परचेज़ के लिए यूज़ होता है या सेल के लिए? परचेज़ के लिए। तो टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर किस फिगर में मसला है? 338 में। इंक्लूड वायर्स एंड केबल्स ऑफ 6 मिलियन विच वर यूज्ड इन रिपेयर ऑफ मशीनरी। वायर्स और केबल मशीनरी की रिपेयर के लिए यूज़ हुई। अब हर अटैम्प्ट में ना आई कैप कोई इक्का दुक्का ऐसी एडजस्टमेंट डाल देता है जो थोड़ी अजीब सी होती है और वो डिबेटेबल होती है, यानी उस पर हम बात कर सकते हैं। अब ये उन्हीं एडजस्टमेंट्स में से एक एडजस्टमेंट है। इसमें दो राय आ सकती हैं। एक राय ये है, बल्कि तीन राय हो सकती हैं मिसाल के तौर पे। तीसरी राय तो अजीब सी है कि मशीन का इनपुट डेड कर दें, ये तो मुनासिब बात नहीं है। दूसरी राय ये है कि रिपेयर ऑफ मशीनरी के लिए जो वायर्स यूज़ हुई उसको आप मशीन के इनपुट में ले जाओ, ये ज़्यादा बेहतर है मेरी नज़र में। लेकिन आई कैप ने इसको नॉर्मल परचेज ट्रीट किया है और नॉर्मल परचेज ट्रीट करके वहीं पे पड़ा रहने दिया है। तो इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बस जो उसने कर दिया है हम भी पेपर में वो कराएंगे। ज़रूरी नहीं हर बंदे की यही राय हो सकता है किसी और बंदे की कोई और राय भी हो, तो इसलिए ये कोई ऐसी बॉदर करने वाली चीज़ नहीं है। तो अब हमने करना क्या जी, इसको अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, फॉर अच्छी प्रेजेंटेशन, इसको हम वर्किंग वन के अंदर, इसकी चार्जिंग पिन लाओ, इसको हम वर्किंग वन के अंदर फॉर अच्छी प्रेजेंटेशन निकालेंगे 338 में से और निकाल के दोबारा लिख देंगे ताकि ज़रा देखने में अच्छा लगे। तो देखें वर्किंग में हमने क्या किया है, 6 को निकाला है और 6 को निकाल कर दोबारा जो है वो हमने इसके ऊपर 18% लगा दिया है। क्लियर होगी बात? नॉर्मल परचेज़ में रखें, इनपुट मशीन में नहीं लेके गए। आप लोग भी अगर आइंदा कभी पेपर में ऐसे कर दीजिएगा, लेकिन एक इससे जिसमें कभी कभी आती है फिर नहीं आती। नेक्स्ट, टैक्सेबल गुड्स, बड़ी छोटी सी पिन होगी, पूरे बैग में कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ी होगी, आराम से पीछे जाकर ढूंढें। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹14 मिलियन परचेज्ड फ्रॉम अ कॉटेज इंडस्ट्री। बताएं जी, कॉटेज इंडस्ट्री से अगर हम चीज़ें खरीदने के 18% देंगे नहीं देंगे? तो ऑब्वियसली कॉटेज इंडस्ट्री से चीज़ें खरीदने के हम कहाँ 18% देंगे, इसको डेड करना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड 60 तो ऑलरेडी डेड है पहले ही। तो वैसे ही परचेज अनरजिस्टर्ड की है और उसमें कॉटेज इंडस्ट्री है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन आराम से पीछे जाकर ढूंढो, पूरे बैग में से कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। इतनी सी केबल है, पीछे ले जाओ ना, पीछे ले जाओ, इधर बच्चे डिस्टर्ब। तो अब आप क्या करें, अब आप फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन उसको शो कर दें। कैसे? 60 में से निकालें 14 और 14 निकालने के बाद अब यहां आके 14 को डैश डाल के दोबारा लिख दें, बस बात खत्म। नेक्स्ट, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये सेल है, सेल है। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड ऑटो पार्ट्स ऑफ 5 मिलियन विच वर सोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इन एक्सचेंज ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। भाई मैंने कहा था जो फ्री रिप्लेसमेंट्स होती हैं उनको सेल में नहीं डालना होता, क्योंकि ऑलरेडी वो सेल में डल चुकी होती हैं। तो जब कभी 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले जब चीज़ बेची थी तो सेल में आपने डाल दी थी, तो फ्री रिप्लेसमेंट्स को सेल में नहीं डालना होता। हाँ, अगर डल चुकी है, आज तक जितने सवाल होमवर्क में दिए थे उसमें डली नहीं हुई थी, इसलिए इग्नोर करेंगे। अगर डल चुकी है तो इसको सेल में से क्या कर दें, निकाल दें। जो मीटिंग लेट ज्वाइन कर रहे हैं कोई मसला नहीं, हम सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। वेलडम चौधरी असद हमें लीव कर गए हैं, हम उससे उदास हो गए हैं, उनकी उदासी में हम अगली एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब मोहतरम बताएं इसको क्या करेंगे, कितनी है 5 मिलियन, इसको निकाल कर, हाँ निकालें और इधर डैश डालकर इग्नोर कर दें। ओके गाय, चलें जी आगे।
नेक्स्ट, लेट्स मूव नेक्स्ट. Taxable goods sold to registered persons include auto parts of 4 million which were withdrawn by owner for his personal use. ओनर चीज़ें घर लेके चला गया. आप बताएं जी, ओनर अगर चीज़ें घर लेके चला गया तो ये सेल में डालें? बिल्कुल डालें. डली हुई है, डली हुई है. इग्नोर तो ना करो यार, लिख दो ना. यानी कि माइनस करो 4 और दोबारा से ऐड कर दो 4. आई कैप भी यही कर रहा है. ये तो कर दो यार, इस तरह तो ना करो, बिल्कुल इग्नोर ना करो. शायद एक दो दफ़ा क्लास में मैंने इग्नोर किया हो, लेकिन ना करें. अब इसको फिर लिख दिया करें. तो माइनस करें 4 और दोबारा ऐड कर दें 4 ताकि वेल प्रॉपर नाम से आ जाए. जी एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? जी प्लीज़ चैट में मुझे बता दें एवरीथिंग इज़ क्लियर टिल नाउ. पेज नंबर कौन सा है? शोएब मंजूर, आपने टर्म टेस्ट दिया होता तो आप पेज नंबर बिल्कुल ना पूछते. ये टर्म टेस्ट है, आपके घर में नहीं पढ़ा हुआ, मेरे घर में भी नहीं पढ़ा हुआ, मेरे लैपटॉप में पढ़ा हुआ है. अच्छा जी आगे चलें. टैक्सेबल गुड्स, बस आप सवाल देखो और कॉन्सेप्ट अप्लाई करो. जो सवाल है मेरे से पूछो, इसीलिए तो चैट खोली हुई है, सिर्फ आपके लिए शोएब मंजूर चैट खोली हुई है. टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन्स इंक्लूड गुड्स ऑफ 32 मिलियन which were sold to prey traders at a credit term of 10 दिनों में पैसे दे दो मेरे डियर, तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दे दूंगा. वैसे तुम 30 दिनों में भी पैसे दे दो तो कोई मसला नहीं, लेकिन फिर मैं तुम्हें डिस्काउंट नहीं दूंगा. माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह. क्यों माशाल्लाह? वो 10 दिनों में पैसे दे गया और डिस्काउंट ले गया. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ये जो 32 वाली अमाउंट है, ये ऊपर लिखा हुआ है टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, यानी ये सेल में पड़ी हुई है. तो आपके ख्याल से ये फुल अमाउंट पे पड़ी होगी या डिस्काउंट के बाद पड़ी होगी? नहीं, अकाउंटिंग वाली बातें ना करो. अगर एक्सपेक्टेड है तो टैक्स वाले इतना नहीं सोचते. अच्छा भाई, ये ना डिस्काउंट जो वैल्यू आपको देगा, अनलेस के पेपर में कैश डिस्काउंट वाली वैल्यू के साथ वाज़े तौर पे लिख दे आफ्टर डिस्काउंट, फिर आपने इसको आफ्टर डिस्काउंट लेना है. वरना कैश डिस्काउंट में कभी भी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट नहीं देगा. द रीज़न इज कि जब हम सेल कर रहे होते हैं तो सेल बुक हो जाती है मौके पे. वो सेल बुक होती है मौके पे, हम सेल मौके पे पूरी बुक करते हैं आमतौर पे टैक्स वाले, और जब कभी कस्टमर आता है फिर उसको पैसे छोड़ देते हैं. फिर हम कहते हैं ओहो यार, हमने तो कम पैसे आए, हमने इसको डिस्काउंट दे दिया. तो इसलिए, और वैसे भी उसने क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल गुड्स, येलो वाली लाइन पढ़ें, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स टू, स्काई में इसी पे डिस्कशन कर रहा हूं. टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स ऑफ 32 मिलियन. गुड्स ऑफ 32 मिलियन, वो चीजें 32 मिलियन की थी. थोड़ा सा फिक्रा भी इस तरह का है कि बिफोर डिस्काउंट है, ये नहीं लिखा हुआ गुड्स फॉर 32 मिलियन, 32 की बेची. गुड्स ऑफ 32 मिलियन, यहां से भी इंडिकेशन है ये बिफोर डिस्काउंट है. तो मैंने कोशिश की है समझाने की. इसका कुछ क्लियर हुए? क्योंकि कैश डिस्काउंट ना आमतौर पे किस वक्त दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है चंद दिनों बाद. तो जब कैश डिस्काउंट चंद दिनों बाद दिया जाता है तो इसलिए फिर मुनासिब है कि आप ये फिगर पूरी ही एज्यूम कीजिएगा पेपर में, अनलेस कि आ जाए दिस फिगर इज डिस्काउंटेड या दिस इज आफ्टर हैविंग डिस्काउंट. अच्छा जी, तो अब ये फिगर अल्लाह का शुक्र है पूरी प्राइस पे पड़ी है. अब सवाल ये है कि ये फिगर पड़ी किस पे है? तो जी जवाब है कि ये पड़ी है पूरी प्राइस पे. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पड़ी किस पे होनी चाहिए? वो मैं अब आपको जवाब देता हूं, ये पड़ी भी पूरी प्राइस पे होनी चाहिए, क्योंकि कैश डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है. कौन सा डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है? ट्रेड डिस्काउंट. तो अब -32 करके +32 कर दें ताकि अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए. तो देखें हमने जो है -32 किया है, फिर दोबारा +32 किया है. एवरीथिंग क्लियर? यू पीपल आर एंजॉइंग? लेट मी चेक हाउ मेनी पीपल आर देयर. माशाल्लाह 35 पीपल आर देयर.
ओपर इनो 5 भी मौजूद हैं, अहमद रमज़ान भी मौजूद हैं, चौधरी असद भी तशरीफ़ ला चुके हैं और हम्माद ख़ान ने भी ज्वाइन कर लिया हुआ है, हसन अज़ीज़ भी साथ साथ हैं और अली हसन चुगताई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सही है, क्लियर जा रहा है। यू आर इन्जॉइंग दिस लाइव एक्सपीरियंस, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक सो डैट वी कैन मूव नेक्स्ट। कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह रोज़ा भी रखा हुआ है आज। चलें जी, यू आर इन्जॉइंग जी मुइज़ खान और जी और ओके, शुक्रिया 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 मोहम्मद तैमूर। अच्छा जी आगे पढ़ें। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, कौन सी वाली? मैं स्क्रीन को बड़ा स्लोली मूव कर रहा हूँ ताकि आप तसल्ली से देखें और बातें भी बड़ी तसल्ली से कर रहा हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप इस नई चीज़ से अवेयर हों। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कौन सी वाली? टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 40, यानी जो वो सेल जिसमें हम क्या लगाते होते हैं 18 जमा 3। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स ऑफ 16 मिलियन प्रोवाइडेड टू अ कॉटेज इंडस्ट्री। बताएं जी, कॉटेज इंडस्ट्री इज़ नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, तो इसलिए इसको 18 जमा 3 से निकाल कर 18 वाली पे ले आएँ। तो ये तो मेरे ख्याल से इसको मैं घिसी पिटी, एक लफ्ज़ अजीब सा होता है बोलते हैं लोग, ये घिसी पिटी एडजस्टमेंट है। 16 को यहाँ से निकाल के अनरजिस्टर्ड वाली से निकाल के रजिस्टर्ड या अदर्स वाली में ले आएँ। अच्छा एक ना फ़िक्रा सवाल में लिखा हुआ था, माइक ऑफ कर दें, मैं ना इधर से करवाता हूँ माइक ऑफ। अच्छा जी, ये कौन बोल रहा था माइक ऑफ करवा दें, मैं ज़रा बंदा देख लूँ। जी मोहम्मद तैमूर, मेरा माइक तो नहीं ऑफ हो गया? नहीं, मेरा भी हो गया। भाई ज़रा कैमरा उधर करो। जी अब आवाज़ नहीं आ रही। जी मोहम्मद तैमूर हो गया इशू। मोहम्मद तैमूर मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, अगर कोई बोले तो आपने उसको चुप करवा देना है। ओके मोहम्मद तैमूर। किधर है मोहम्मद तैमूर? चलो ले आओ भाई। ओके जी आगे मूव करें। अच्छा जी अगली एडजस्टमेंट, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स, ये तो हो गया 0.5। अच्छा एक सवाल, इस सवाल में ना नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, एज्यूम डेट प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स वर इशूड फॉर परचेज एंड सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के लिए प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट इशू हुए हैं। यानी अब ऊपर ना डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट आएगी, वो जो 4 सिनेरियोज हमने पढ़े हुए थे वो आएंगे, लेकिन वहाँ डेबिट क्रेडिट नोट का लफ्ज़ नहीं लिखा होगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा डेबिट क्रेडिट नोट का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ कि वो डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट है? मेरे भाई उन 4 बातों में से कोई बात लिखी होगी। कौन सी बात लिखी होगी? या सेल रिटर्न का लफ्ज़ आएगा, या परचेज रिटर्न का लफ्ज़ आएगा, या सेल प्राइस इंक्रीज करने का लफ्ज़ आएगा, या प्राइस डिक्रीज करने का लफ्ज़ आएगा। तो ये 4 लफ्ज़ आएंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट आई है। पढ़ें जी। रॉ मटेरियल ऑफ 25 मिलियन वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर इंसिडेंट एट फैक्ट्री स्टोर। रॉ मटेरियल हमारा 25 मिलियन का डिस्ट्रॉय हो गया एट अ फैक्ट्री स्टोर। ऑल सच मटेरियल वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। अच्छा हमने ये पढ़ा था कि डिस्ट्रॉयड चीज़ों का इनपुट डेड हो जाता है।
लेकिन इसके लिए ना हमने 2 शर्तें पढ़ी थी। एक शर्त हमने ये पढ़ी थी कि कमिश्नर को बुलाएं, कमिश्नर का नहीं, कमिश्नर का सबॉर्डिनेट था कोई, उसको बुलाएं। और दूसरी शर्त हमने ये पढ़ी थी कि अगर आपने चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है तो कमिश्नर से इजाज़त लेके करें। अब यार ये तो देखिए ना, मजबूरी हो गई है। अब अगर फैक्ट्री में आग लग गई तो हमें तो नहीं पता था आग लग गई, अब हम कैसे कमिश्नर को बुलाते और कैसे कमिश्नर के बंदे को बुलाते और कमिश्नर से इजाज़त लेते, कमिश्नर बम फटने लगे, फाड़ दें, फिर तो हम बम को फटने से ही रोक लेते अगर इतना प्रोग्राम होता हमारा। तो इसलिए यहाँ पे मेरे ख्याल से लॉ मेकर थोड़ा सा हमें रूम देगा और कुशन देगा और कहेगा ये डिस्ट्रॉय भी हमारा नेचुरल डिस्ट्रॉय है, तो इस पे डिस्ट्रॉय के रूल लगा दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपके कंट्रोल से बाहर की चीज़ है ये। अब डिस्ट्रॉय के रूल क्या हैं? डिस्ट्रॉय की हुई चीज़ें कभी ना कभी ज़िंदगी में हमने ख़रीदी होती हैं। हाँ, डिस्ट्रॉय की हुई चीज़ें कभी ना कभी ज़िंदगी में हमने ख़रीदी होती हैं, और ख़रीदी होती हैं तो किसी न किसी महीने परचेज़ में गई होती हैं। अब जब की भी खरीदी हुई है वो परचेज में गई हुई है, पता नहीं कब की खरीद के रखी हुई है, आज डिस्ट्रॉय हो गई। सेल में तो डाल नहीं सकते क्योंकि बिकी नहीं, लेकिन डिस्ट्रॉयड चीजों की परचेज डेड करनी होती है। अब मुझे पढ़ के बताएं, रॉ मटेरियल ऑफ 25 मिलियन व्हाट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अ फायर। ये खरीदा था रजिस्टर्ड बंदे से, वर पता नहीं कब खरीदा था। जब कभी खरीदा होगा तो कहां गया होगा? वर्किंग वन में, परचेज में। आज कैसे सजा दें इसे इनपुट डेड करने की? इनपुट डेड करना है इसका, ये सजा तो देनी है, बट डिस्ट्रॉयड चीजों को इनपुट डेड करना होता है। कैसे सजा दें? जिस तरह क्रेडिटर को सजा देते थे 180 दिन वाली। अगर क्रेडिटर को 180 दिन पेमेंट नहीं करते थे तो क्या करते थे? 180वें दिन वर्किंग वन में माइनस कर देते थे। अब मुझे बता दें, मैंने एक परचेज की है, ये महीना कौन सा है? हमारा महीना फरवरी का। मैंने एक परचेज की है जनवरी में और फरवरी में वो डिस्ट्रॉय होगी। अब जनवरी की रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत नहीं, फरवरी में इस डिस्ट्रॉयड परचेज का इनपुट डेड कर दें। इनपुट कैसे डेड करूं? वर्किंग वन में माइनस करके। तो कभी ना कभी वर्किंग वन में ऐड हुआ होगा, आज वर्किंग वन में माइनस कर देते हैं। तो ये जी डिस्ट्रॉयड की एडजस्टमेंट थी अच्छी। तो इस 25 को हमने वर्किंग वन के अंदर लाके माइनस कर दिया, 25 अरब 18%। जी क्लियर एवरीवन? कैन यू पीपल शेयर योर कमेंट्स प्लीज़? हजरात बोल दें। शुक्रिया स्काई, आप ही बोल रहे हैं सिर्फ। 909 वकार हुसैन, शुक्रिया जी, शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ें जी। रॉ मटेरियल ऑफ 26 मिलियन, जी शुक्रिया। रॉ मटेरियल ऑफ 26 मिलियन व रिटर्न टू सप्लायर्स। ये तो मेरे ख्याल से हम किया है और हमने जनरल टायर को टायर वापस किए हैं। व रिटर्न बाय कस्टमर्स या व रिटर्न टू सप्लायर्स? नहीं ज़रूरत, व रिटर्न टू सप्लायर्स। इसको करवाओ अल्लाह रखा से सारी चीज़ें, विंडोज़ 10 और सब कुछ। तो व रिटर्न टू सप्लायर्स द मटीरियल वर परचेज्ड इन नवंबर। वरना उसकी तरफ चले जाएं अगर वो नहीं है तो, जो भी है कुछ करवाना तो है ना इसका, सिर्फ लेके जाएं। द मटीरियल वर परचेज्ड इन नवंबर। मटीरियल बोले किस महीने परचेज किया? नवंबर में। अब आप मुझे सोच के बताएं, इज इट अ परचेज रिटर्न और इज इट अ सेल रिटर्न? रॉ मटीरियल वर रिटर्न टू सप्लायर, व्हाट इज दिस? ओ यार मैं अब जा रहा हूं यार क्लास छोड़ के। रॉ मटीरियल ऑफ 26 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर्स, वर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स लिखा होता तो छोड़ो यार, ये फिजिकल वालों को छोड़ो, आप हजरात जो उधर बैठे हुए हैं जी, वेल डन जी, बस जूम वालों से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलें भी, परचेज रिटर्न है सेल रिटर्न है? परचेज रिटर्न, एक्सेलेंट, आप लोगों ने सही बताया बिल्कुल। रॉ मटेरियल ऑफ 26 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर्स, तो ये परचेज रिटर्न है। मटेरियल वर परचेज इन नवंबर। अब ज़रा देखते हैं परचेज रिटर्न जो है उसकी एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न या परचेज क्रेडिट? अच्छा, हर वो एडजस्टमेंट जिसमें आउटपुट कम हो रहा हो और इनपुट बढ़ा हो, इससे गवर्नमेंट को होता है नुकसान, और ये एडजस्टमेंट करनी होती है 180 दिन में। मेरे सवाल में परचेज कम हो रही है, परचेज कम होने से इनपुट, बोले हैं ये सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परचेज इनपुट का दूसरा नाम है। इनपुट क्या हो रहा है? अब अगर इनपुट कम हो रहा है तो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है।
गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। ये देखें माय डियर, यार खुदा का खौफ करिए, इस तरह तस्वीरें तो ना बना के अपनी भेज, चपेट मारनी है मैंने। ये जो है ना, ये डिलीट करो इसको। ये मैंने लिखा है आपके सामने रूल। ये क्या लिखा है मैंने आपके सामने? रूल। शुक्रिया भाई। तो ये मैंने आपके सामने रूल लिखा है। तो अब आप नीचे लिख लें सारा, अपने रजिस्टर पे लिखें टर्म टेस्ट 1 क्वेश्चन 2 एडजस्टमेंट नंबर VI, छठी एडजस्टमेंट। टर्म टेस्ट 2 क्वेश्चन 2 एडजस्टमेंट नंबर 6। अच्छा जी, रूल मत लिखें, रूल मत लिखें, सिर्फ ये बताएं परचेज क्या हो रही है? कम। परचेज कम होने से इनपुट कम होगा तो गवर्नमेंट को, तो अब 180 दिन गिनने की जरूरत नहीं है। आ जाओ जी, नोट कर लिया तो बता दें। जूम वाले अच्छे बच्चों, 4-5 ही बोल रहे हैं, बाकी तो बस लिखना मना है इनको। जी शुक्रिया, 2 ने बता दिया। चले मोइस खान, शुक्रिया भाई। अच्छा, आप बता दें परचेज रिटर्न में परचेज कम होगी, 180 दिन गिनने की ज़रूरत नहीं है। परचेज रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड करूँ? कोई अच्छा सा बच्चा, अच्छा सवाल था वैसे ये, परचेज रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड करूँ? वर्किंग 1 में कम कर दूँ परचेज रिटर्न? ये देख लें जी, वर्किंग 1 में मैंने कम कर दिया, मैंने दिन नहीं गिने। चलें, एक भाई अभी ज्वाइन किया उन्होंने हमें, कोई मसला नहीं, हर एडजस्टमेंट पिछली से इंडिपेंडेंट है, किताब खोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सवाल किसी के पास भी नहीं। अ सेल्स टैक्स इनवॉइस ऑफ 8 मिलियन डेटेड 15 जुलाई 2022 वॉस गलती से नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स टैक्स रिटर्न। हम जो गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं ना हर महीने, तो उसमें हमने सेल्स टैक्स इनवॉइस वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न, तो सेल्स टैक्स इनवॉइस डिक्लेयर नहीं की। तो ये कौन सी होगी, परचेज वाली इनवॉइस होगी या सेल वाली इनवॉइस होगी? सेल वाली होगी, जाहिर सी बात है। परचेज वाली होती तो वो वाज़ेह तौर पे बनाता है। इनवॉइस तो आमतौर पे हम इशू करते हैं ना, इनवॉइस के साथ मैं इशूड ही एज्यूम करूँगा, रिसीव्ड तो एज्यूम नहीं करूँगा कि इनवॉइस मुझे मिली है। इनवॉइस के साथ इशूड ही एज्यूम करूँगा। अ सेल्स टैक्स बिल वॉज गलती से नॉट डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑनवर्ड्स। मैं एग्री करता हूँ, थोड़ा सा वेग था ये कि परचेज वाली इनवॉइस है या सेल वाली इनवॉइस है, और नहीं उसको पंगे लेने चाहिए इस किस्म के। लेकिन आमतौर पे इनवॉइस का लफ्ज़ ज़्यादा हम चीज़ें इशू करने के लिए बोलते हैं। पता नहीं, शायद मैं ज़बरदस्ती साबित करना चाह रहा हूँ कि आईकैप ने इसको सेल में डाला है, इसलिए मैं भी सेल में डलवा रहा हूँ। ना रिसीव्ड का लफ्ज़ लिखा हुआ है कि पैसे आए हैं, ना गुड्स डिलीवर्ड का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ना इनवॉइस के साथ इशू का लफ्ज़ लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा वेग एडजस्टमेंट है। बहरहाल एज्यूमिंग इट कि इट इज़ सेल, अगर ये परचेज होती फिर तो वो होती भूली हुई परचेज, अगले 6 महीने में जब मर्जी रिकॉर्ड कर लो। फिलहाल मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसको सेल। अगर ये सेल है तो सेल मेरी है जुलाई 2022 की, ना तब रिकॉर्ड हुई एंड ऑनवर्ड्स, ना बाद में रिकॉर्ड हुई, ना तब रिकॉर्ड हुई ना बाद में रिकॉर्ड हुई। सवाल क्या है? सवाल ये है मेरा आपसे कि ये जो एडजस्टमेंट मैं कैसे रिपीट करूं इसको? मैं इसको अब साबित नहीं कर सकता कि ये सेल है, बस मुझे सेल्स टैक्स इनवॉइस से लग रहा है कि जैसे ये बिल बना के दे रहे हैं हम, और सवाल में कोई इंडिकेशन नहीं है, वो भी शायद मैं ज़बरदस्ती साबित कर रहा हूँ कि ये सेल है। ओके एम, सेल्स टैक्स बिल आमतौर पे हम बना के ही देते हैं अनलेस के सवाल लिखते हैं कि बिल रिसीव हुआ है। सेल्स टैक्स इनवॉइस प्रोबेबली इशूड होगी। अच्छा चलो इस बहस को भी साइड पर रखें, सेल है या परचेज है, ये डिसाइड करें अगर सेल है तो करना कैसे है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहस है। करना कैसे है तो बता दें जी, सेल बढ़ रही है, वेयर फॉर एनी वैलिड रीज़न, ये रिटर्न नहीं है, वेयर फॉर एनी वैलिड रीज़न द आउटपुट इज़ टू बी इंक्रीज, द सेलर शेल इशू आ नोट डेबिट नोट शेबिट। लेकिन इस बहस में ना जाएं, हमें कौन से वो डेबिट क्रेडिट नफ्स के अल्फाज दे के कन्फ्यूज़ कर रहा है, हमें तो वो डेबिट क्रेडिट नोट के लफ्ज़ ही नहीं दे रहा। हमें तो अल्लाह का शुक्र है सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ाने से आउटपुट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को ये एडजस्टमेंट 180 दिन के बाद भी की जा सकती है, कोई मसला नहीं, 180 दिन की लिमिट नहीं है। तो सेल बढ़ा दें जी जाके।
8 से, ये हमने सेल बढ़ा दी 8 से। नेक्स्ट, टैक्सेबल गुड्स ऑफ 19 मिलियन वर रिटर्न बाय कस्टमर। ये क्या है? अब पिछली तो परचेज रिटर्न थी, ये क्या है? सेल रिटर्न। टैक्सेबल गुड्स ऑफ 19 मिलियन वर रिटर्न बाय कस्टमर्स। दीज गुड्स वर दीज गुड्स वर सोल्ड इन जुलाई 2022। ये चीजें हमने कब बेची थी? जुलाई 2022 के अंदर। अच्छा, अब जरा रिलैक्स हो जाएं और मुझे सेल रिटर्न की एंट्री बताएं। सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट। सेल क्या हो रही है? कम। लिखें जी अपने रजिस्टर पे, जो घरों में बैठे हुए हैं बच्चे, सेल एडजस्टमेंट नंबर दें V+I। लिखें सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट। सेल कम हो रही है। सेल कम होने का मतलब आउटपुट कम हो रहा है। आउटपुट, भाई वो टिश्यू नहीं लाया। आउटपुट कम होने का मतलब गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। तो जिस एडजस्टमेंट से गवर्नमेंट को, वो एडजस्टमेंट कितने दिनों में करें? 180 डेज में। पहले तो हम समझे सवाल बनाने वाला जालिम है, हमने 180 डेज गिनने थे, उसे डेट देनी चाहिए थी, डेट देनी चाहिए थी। हमने कहा सवाल बनाने वाला जालिम है, उसे डेट देनी चाहिए थी, सवाल ने डेट नहीं दी। मेरे ख्याल से तो इतना सेफ एंड पे होगा कि दिन शायद गिनने ही ना पड़े। जुलाई का महीना है तो चलो जुलाई से भी गिन लो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही तकरीबन जो है वो 6 महीने पूरे हो गए होंगे। तो जनवरी फरवरी तो दूर की बात है। इसलिए उसने सवाल में एडजस्टमेंट ही ऐसी रखी है कि दिन नहीं भी दिए उसने तो फिर भी 8 महीने हैं दरमियान में। तो 8 महीने में तो कब के 180 डेज गुजर गए होंगे। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है डेट नहीं भी दी, स्टिल वी आर एट सेफ एंड। हम कंक्लूड ईजीली कर सकते हैं कि दिस इज़ एन एडजस्टमेंट जिसमें 180 दिन गुजर चुके हैं। आप बताएं क्या करें, इस सेल का क्या करें? बोलें सेल रिटर्न बुक करें ना करें? बोलें सेल रिटर्न बुक करें ना करें? इस सेल रिटर्न को बुक करने की जरूरत नहीं। डन हो गया। अब क्या करें? डैश डालकर इग्नोर कर, ना करें जी। वेल डन। अच्छा, ज़रा अब लिखते हैं ये हजरात जो ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने इन्जॉय कर रहे हैं तो ई लिख दें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके। अच्छा जी, अब पहले सवाल की तरफ आते हैं जी। ज़्यादा दफ़ा ई लिख दिया आपने हसन, इतना नहीं मैंने कहा था। अच्छा, ओहो, ये कोई बंदा पंगे लेने लग गया हमारी मीटिंग से। इसको पहले ज़रा सेट कर लें। यहाँ पे हम जाते हैं डिसेबल एनोटेशंस फॉर अदर, ये कर दें और फिर सिक्योरिटी में जाके, ठीक है। अभी हम ड्राइंग कहाँ है? ड्राइंग, एनोटेट, क्लियर ऑल, ये सारा गंद इसका हमने साफ़ कर दिया और इसके कंट्रोल भी वापस ले लिया इससे। बिला वजह पंगे लेते हैं, टीचर की स्क्रीन पर चीज़ें लिख रहे हैं, चपेड़ मारे बंदा। जैसे क्लास में वाइट बोर्ड पे टीचर लिख रहा है और आगे मार्कर से लिखने लग जाएंगे। यार लेवल है यार इन लोगों का, हम तो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। ठीक है, अब सारे प्यार से हंस के दिखा दें जूम वाले, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, जी चौधरी असद, शुक्रिया शुक्रिया मोहम्मद अली। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर शेख सलमान इज़ अ पार्टनर इन 2 AOPs। जी ले आएँ। सन लार्क एंड वीनस लेंस, बोथ SL एंड VL और शेख सलमान एक बंदा है जो 2 AOPs में पार्टनर है। सन लार्क और वीनस लेंस, बोथ SL एंड VL आर इंगेज्ड। दोनों SL और VL जो है वो इंगेज्ड हैं इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ केमिकल्स। SL एंड VL इज़ ओन्ड बाय 2 इक्वल पार्टनर्स। ये 2 इक्वल पार्टनर्स ने इसको ओन किया हुआ है। शेख सलमान ऑल्सो, व्हाट्स द पेज नंबर? ओ आई कांट टेल यू द पेज नंबर बिकॉज इट्स टर्म टेस्ट 2। ये मैंने पहले बताया है, ये टर्म टेस्ट 2 है। ठीक है, M ओके। शेख सलमान इज माय बैड तो नहीं, कुछ नहीं होता इसमें, क्या मसला है? सारे अच्छे बच्चे हैं, आप भी अच्छे हैं। मिस्टर शेख सलमान ऑल्सो ओन्स अ शॉप इन द नेम ऑफ मार्स लोटस। तो शेख सलमान 2 AOPs के अंदर पार्टनर है और एक इसकी दुकान भी है जो किस नाम से चल रही है? मार्स लोटस के नाम से। तो
लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा जी, बिल्कुल होगा शादी। अच्छा, मिस्टर शेख सलमान also owns a shop in the name of Mars Lotus and is engaged in the trading of packing material and sells it. Following information has been extracted from the records for the year ended 30/2000। अच्छा जी, अब दो एओपीज थे, दो एओपीज का सवाल सॉल्व करना था, ये वाली एओपी और ये वाली एओपी, और एक इसका सवाल सॉल्व करना था इंडिविजुअल का। डन हो गए, दो एओपीज, यानी कितने न्यूमेरिकल थे? 3, दो एओपीज का, एक इंडिविजुअल का। ये जो था ना, ये डेटा, ये था बाकिर पर्सनल डेटा, जैसे सवाल में आता था ना, तो ये इंडिविजुअल का पर्सनल डेटा था। आज तक जो हमने क्लास में सवाल किए थे ना, उनमें हम किसी एक एओपी में पार्टनर होते थे और दूसरी एओपी के बारे में कहता था अनदर एओपी से मुझे इतना हिस्सा मिला है। तो ये उस टाइप का सवाल है। ये एक एओपी है, ये एक और एओपी है, और ये इंडिविजुअल है। तो ये 3 न्यूमेरिकल बनते हैं। तो एडजस्टमेंट्स तो अल्लाह का शुक्र है आसान थी, एडजस्टमेंट्स में कोई मसला नहीं था। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च बेल्जियम में है, ये नॉट अलाउड हो जानी थी। इनकम ऑफ 1.5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़, इसको लेस करके सेपरेट रेट लगा देना था आप लोगों ने। इसके बाद सैलरी एक्सपेंसेस हैं 40,000 ईच, पेड टू 2 इक्वल पार्टनर्स एवरी मंथ। तो ये क्या करना था, 40,000 को ज़रब देना था 2 से और फिर ज़रब देना था 12 से। पार्टनर्स की सैलरीज माइनस करने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद कमीशन था शेख सलमान का, ये भी नॉट अलाउड था। बिल्डिंग के ऊपर गेन आ रहा है, वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ द बिल्डिंग एक्सीड द कॉस्ट, द एक्सटेंड द फॉर्मूला ऑफ बीवी, ये कर देना था। डोनेशंस नॉट अलाउड हो जानी थी। अच्छा जी, यार ये जो स्टाफ को लोन दिया होता है ना, वालेकुम सलाम रशीद, स्टाफ को जो लोन दिया होता है ना, ये असल में बैड डेट नहीं माइनस हो सकता। इसकी वजह बताएं क्यों? क्योंकि ये पास्ट में इनकम में नहीं गया होता, तो स्टाफ लोन बैड डेट के तौर पे माइनस नहीं हो सकता। सैलरीज हैं 2 इक्वल पार्टनर्स की, अगेन सेल्स प्रमोशन का खर्चा है, बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू 3 years। लिखें ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा दे, उसको इंटेंजिबल बना के अमोर्टाइज करेंगे। ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा दे, लिख लो भाई आप भी हाइब्रिड में, ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा दे, इसको इंटेंजिबल बनाकर अमोर्टाइज करेंगे। अली अरहमान उमर तोकीर प्रेजेंट इन क्लास, फिजिकल क्लास में तो नहीं नज़र आ रहे भाई, लेकिन छोड़ो, आपने क्यों अटेंडेंस लगानी, आप अपनी देखो। अच्छा, पराई पुनी का पाप ना बन। तो 6 लाख को ऐड करके क्या माइनस करना था? घर के लेटर के बगैर बता दें, 6 लाख को ऐड करके क्या लेस करना था? 6 लाख को ऐड बैक करके 2 लाख को माइनस कर देना था ना। इसका बेनिफिट कितने साल आने हैं? 3 साल। तो अमोर्टाइज कर देना था। 6 लाख को ऐड बैक करके 2 लाख को माइनस कर देना था। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोगों की। खर्चों में कितना खर्चा पड़ा है? 6 लाख। 6 लाख को उल्टा दें क्योंकि ये खर्चा नहीं है, इंटेंजिबल है, और फिर इसकी क्या माइनस कर दें? अमोर्टाइजेशन। जी वेल्डन्स का है। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स किसको पे किया जाता है? गवर्नमेंट को पे किया जाता है। क्या ये इनकम टैक्स है? नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स माइनस करने की इजाज़त नहीं, बाकी सारे टैक्सेस तो माइनस करने की। तो ये अच्छा किया, माइनस हो गया। नेक्स्ट, 5 लाख रुपए आपने किसी को टेक्निकल सर्विसेज की मद में पैसे दिए हैं, और जी अच्छा, भाई कंफ्यूज करें, फाइन अगर गवर्नमेंट को पे करें ना तो माइनस करने की इजाज़त नहीं। जहाँ तक टैक्स पे करने का ताल्लुक है ना गवर्नमेंट को, उस पर फिर फाइन वाला सेक्शन नहीं लगता, उस पर लगता है सेक्शन 21 का ए। वो ये सवाल पूछते कि ये टैक्स इनकम टैक्स है या प्रोफेशनल टैक्स है या टोकन टैक्स है, वो हैं। तो टैक्सेस तो माइनस करने की इजाज़त है, चाहे गवर्नमेंट को पे करें, टैक्सेस तो पे ही गवर्नमेंट को करने होते हैं। सिर्फ एक टैक्स माइनस करने की इजाज़त नहीं है, डेट इज़ इनकम टैक्स। अच्छा जी, पेड ₹50,000 ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल सर्विस टू इंडिविजुअल इन USA हु रिमेन्ड इन पाकिस्तान फॉर 1 वीक। एक बंदे से हमने कोई मशवरा मांगे, उसको उसकी फ़ीस दी है, इस पर टैक्स नहीं काटा। तो बता दीजिए किस वजह से डिसअलाउ होगा?
टैक्स ना काटने की वजह से। टैक्स काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? काटना चाहिए। अच्छा, ये ना आई कैप बहुत कम टेस्ट कर रहा है ये वाली प्रोविज़न। असल में ना हमने बहुत सारे टैक्स काटने होते हैं, ये आप सीए फाइनल में जाके पढ़ेंगे। आपके लेवल पे बस मैं ये बात आपको बता दूं कि आपको जो भी एडजस्टमेंट आ जाए ना पेपर में, आप में अगर उस पर टैक्स ना कटा होना तो आप उसे डिसअलाउ कर दीजिएगा, अनलेस कि वो परचेजेज हों। ठीक है, ये मैंने पेज 132 पे ना थोड़ा सा किताब में पढ़ाया भी था, पता नहीं अब ये क्या था, याद होगा। नॉर्मली अ पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन सैलरी, रेंट, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स, पेमेंट्स फॉर सर्विसेज। जो मर्जी आप पेमेंट्स करें बिजनेस में, आपको टैक्स काटना चाहिए। और अगर आप ना काटें तो सज़ा क्या मिलेगी? वो खर्चा माइनस करने की इजाज़त हो जाएगी या डिसअलाउ हो जाएगा? डिसअलाउ होने की वजह से अगर प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो क्या हो जाएगा? ऐड बैक हो जाएगा। शुक्रिया एम। ओके, नेक्स्ट, बैड डेट रिकवरी, घिसी-पिटी एडजस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ कार खुद ही कर लेंगे आप, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स कोई मसला नहीं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आ रही है, ऐड बैक कर देंगे, टैक्स एक्सेप्शन आ रही है, माइनस कर देंगे। असल थीम क्या बननी थी सवाल की, वो मैंने जिसमें मेजर लोगों ने गलती की। दो एओपीज हैं सवाल में, क्या हैं? दो एओपीज। तो आप लोगों ने यहां तक मैंने आपको चलवाया है अभी। हाँ बिल्कुल रशीद सही कह रहे हैं, न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट आसान थी, फेस बनाना मुश्किल था, इसलिए मैं फेस की तरफ आने लगा हूं। अब ये SLVL दो एओपीज हो गई और ML कौन हो गया? इंडिविजुअल। अब ये जो इनकम्स आई है ना इन द एंड, वो इसको प्रॉफिट आया है, इस एओपी को लॉस आया है, और इस पार्टनर को ये उसकी जाती इनकम है। अब जो कहानी बनी है ना वो ये बनी है कि इस एओपी को प्रॉफिट आया, इस एओपी को लॉस आया। हमने पढ़ा था अनदर एओपी से लॉस आ रहा था तो हमने कहा था इसको रेट के लिए माइनस करना नहीं है। याद आ रहा है? जिस एओपी से प्रॉफिट आ रहा है हमें, उसके लिए बाकी रसद टोटल वाली वर्किंग करें, और जिस एओपी से हमें क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है, तो उसको वर्किंग में लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉस मेंबर के हाथों में रेट पर्पस के लिए बोले बोले माइनस। एक वर्किंग हम करेंगे ना शेख सलमान के लिए, जिसमें शेख सलमान की टैक्सेबल इनकम आएगी। अब आपको मेरी बात याद आएगी, जिसमें मैं ऐड करूंगा क्या? ठीक है, मैं इंशाल्लाह 11:30 आऊंगा। बता तो अभी हम पॉज करके नीचे चले थे। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ नीचे, 2-3 मिनट में आ रहे हैं नीचे, हम सारे आ रहे हैं खुद बच्चों को लेके। टैक्सेबल इनकम, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी, लेकिन लेस नहीं करना लॉस फ्रॉम एन अदर एओपी। लेस नहीं करना लॉस फ्रॉम एन अदर एओपी। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशन ही दी हुई, चपेट पड़ेगी इनको भाई को, चपेट पड़ेगी, चुपेट पड़ेगी, चुपेट पड़ेगी। ढूंढे 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 कितने है? अभी तो मैंने पढ़ा था, किस लाइन में है बताएं? टू इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर ये तो नहीं कि दोनों का कद बराबर है। चीमे वीडियो बंद कर। चलें यार देख लेते हैं, चीमे की वीडियो देख लेते हैं, फिर बंद भी कर देते हैं। छोड़ो यार, अब क्या आप वीडियोस की चक्कर में क्यों पड़े हो? आप स्क्रीन पे फोकस करो। आप माशाल्लाह सीए कर रहे हो, आपको चीमे से क्या? अच्छा, और यार प्यार से बोलो ना रशीद। सर इसके स्टार्ट में लिखा था इंक्लूजन एडजस्टमेंट्स, इसका मतलब क्या था? सब फॉलोइंग्स ऐड हैं प्रॉफिट मार्जिन और एक्सपेंसेस में। अच्छा, इसके सवाल में लिखा था द अबव प्रॉफिट्स हैव बीन अराइव्ड एट आफ्टर इंक्लूजन या एडजस्टमेंट्स ऑफ फॉलोइंग। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अगर खर्चे हैं तो वो माइनस हो चुके हैं, यानी एडजस्ट हो चुके हैं, और प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए अगर इनकम्स हैं तो वो ऐड हो चुकी हैं। ये इस लाइन का ये मतलब था। ओके, क्लियर आपको जी? अच्छा, अब फेस की तरफ आते हैं।
बताया नहीं आपने। अब फेस की तरफ आते हैं। फेस पे आने से पहले ये जी जो हमारा शहजादा है ना, इसने बिजनेस इनकम भी कमाई है, कैपिटल गेन इनकम भी कमाई है। क्या नाम है इसका? ये इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल है, शेख सलमान। ये इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल है। इस टैक्सेबल इनकम हम ले जाएंगे और इस टैक्सेबल इनकम को लेके जाके वो जो वर्किंग होती है ना बाकी रसद टोटल टाइप, वो करते हैं पहले 5935,000। ये जी, ये वर्किंग ज़रूर करनी थी आप लोगों ने। 5935,000, इसमें भी पार्टनर की सैलरीज आ रही थी, पार्टनर के कमीशन आ रहे थे, प्रॉफिट शेयरिंग अदा कर देना था। ये हिस्सा जाना था सलमान को। ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको क्लास में कहा हुआ है, और ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं। तो 3,002,500 किसको हिस्सा मिलना है बोलें? सलमान को। किससे? एओपी से। क्लियर? और सलमान का अपना इनकम कितनी है? 685 बिजनेस और 4 लाख कैपिटल गेन। रशीद भाई, एओपी का लॉस का क्या करना होता है? आप जाके एओपी के चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करें जो हमने पहला क्लास में किया था। ये आ जाएगी पार्टनर की टैक्सेबल इनकम, जिस एओपी से इसको इनकम आ रही है वो ऐड होगा, और किसी और एओपी से इसको लॉस आ रहा है तो वो लेस नहीं होगा। ठीक है, आप अगली क्लास में आना, मैं आपको वो सवाल भी बता दूंगा जो हमने क्लास में किया था। चलो मैं बता देता हूँ, वो सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ जो हमने क्लास में किया था। ये ना मैंने जरदारी का लफ्ज़ बोला था उसमें। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 था ये मेरे ख्याल से, नीचे जाके ना, हाँ ये सवाल था। ये जी हमने सवाल किया था पेज 283 पे। पेज 283 पे था शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम अनदर एओपी। एक एओपी हमारे सवाल वाली थी, उससे इनकम आ रही थी, एक एओपी दूसरी थी, उससे लॉस आ रहा था। तो हमने कहा था मेंबर के हाथों में एक एओपी वाली इनकम तो ऐड होगी, लेकिन जिस एओपी से लॉस आ रहा है वो लेस नहीं होगी। ओए रशीद, आपको याद आया? आप पेज 283 वाला सवाल ज़रा दोबारा कीजिएगा, आपको ये बात याद आ जाएगी। वैसे याद आ गया, ये बताओ। अच्छा, नहीं आया याद, ठीक है कोई मसला नहीं। अब हम इसको देख लेते हैं। ये क्या चल रही है जी? हमारी पहली एओपी। ये क्या चल रही है हमारी? ये क्या चल रहा है? पार्टनर। याद नहीं आया तो कोई मसला नहीं, अब ज़रा देखना इनको पोस्ट कैसे करने हैं। एक एओपी से हमें प्रॉफिट आ गया, एक एओपी से हमें, ये एओपी अपना लॉस खुद कैरी फॉरवर्ड करेगी और अपने अगले 6 साल के बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस करेगी। ये एओपी तो अपना लॉस खुद कैरी फॉरवर्ड करेगी, इसलिए इसको पार्टनर के हाथों में कुछ भी नहीं करना। अब पार्टनर ने क्या क्या कमाया? 685 और 4 लाख, और उधर क्या पड़ा हुआ है? 5935 का तोड़ के पार्टनर को कितना हिस्सा दे दिया? 5935 का 3002। अब ये फिगर याद हो गई? पार्टनर ने कितना कमाया? 685 और 4 लाख। पार्टनर के न्यूमेरिकल की तरफ आए, पार्टनर के न्यूमेरिकल की तरफ आए, पार्टनर के न्यूमेरिकल की तरफ आए। अच्छा जी, शेख सलमान 685, 4 लाख, 1085, ये पार्टनर का न्यूमेरिकल हो गया फेस। अब नीचे टैक्स लायबिलिटीज की निकालते हैं पार्टनर की। 1085,000 इसने कमाया। एड शेयर फ्रॉम आवर एओपी 3,002,500। कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम, ज्यादा वाला टैक्स, कम वाला टैक्स। आप बता दो ओए रशीद, इसने अपना नाम लिखा हुआ है रशीद, मैं कह रहा हूँ। हाँ जी ओए रशीद बताओ, आप समझ आ गया क्या करना है? मैं कह रहा हूं यहां पर किसी और एओपी से जो प्रॉफिट आ रहा है उसे ऐड कर दें, लेकिन यहां पर किसी और एओपी से जो शेयर ऑफ लॉस आ रहा है उसको माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब रह गया फेस हमारी वाली एओपी का, एसएल वाली का। तो एसएल की बिजनेस इनकम है 5935,000। इसका फेस तो आसान है, इसकी बिजनेस इनकम है 59, सर मैं आ रहा हूँ बस, 5935,000। इसमें सिक्योरिटीज़ आ रही हैं, वो ऐड करके लेस हो गई, और नॉर्मल इसकी टैक्स निकला है, वो तो कोई चैरिटी वगैरह को दी हुई है इसने। डन, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इस लेक्चर का पार्ट 20 बना लेते हैं।
क्योंकि क्या कहते हैं, द रीज़न इज़ के ये टर्म टेस्ट की डिस्कशन ओवर हो गई, ये इसी में थी, तो अब हम कुछ और कर लेते हैं, पास्ट पेपर थ्योरी के कुछ कर लेते हैं। तो काफ़ी आज मैंने पूछा आपसे, वो ये जो बैठे हुए हैं हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त 37 लोग, ये पागल हैं जो अपना टाइम निकाल के आए हैं? क्या बंदे हैं यार, रोको यार इसको।